गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिकी इजरायली हमलों की। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य पिछले कई हफ्तों से बंद है। इस कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। हालांकि इस युद्ध की शुरुआत से पहले अमेरिका ने ये मान लिया था कि ईरान खुद बड़ा तेल उत्पादक देश है। ऐसे में वो खुद के तेल निर्यात रुकने के डर से होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने से हिचकिचाएगा, लेकिन उसका ये अनुमान गलत साबित हुआ है। ईरान आज भी भारी मात्रा में तेल का निर्यात इसी रास्ते से कर रहा है, जबकि अमेरिका के साथी देशों के लिए जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद है। होर्मुज जलडमरू मध्य से आमतौर पर दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 5वां हिस्सा गुजरता है। होर्मुज से लगातार तेल निर्यात कर रहा है ईरान। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अमेरिका के मित्र देशों के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद रखने का दावा दोहराया है। 28 फरवरी के बाद से इस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या में भारी कमी आई है। इस क्षेत्र में कम से कम 16 जहाज़ों पर ड्रोन या अन्य हथियारों से हमले हुए हैं और इनमें से कुछ हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली है। लेकिन ईरान खुद इस जलडमरू मध्य से लगभग उतनी ही मात्रा में तेल भेज रहा है जितनी युद्ध शुरू होने से पहले भेजता था। इससे ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था और युद्ध प्रयासों को जारी रखने के लिए बेहद जरूरी नकद पैसा मिल रहा है। ईरान ने करोड़ों डॉलर की कीमत का तेल बेचा। ट्रैकिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार ईरानी कच्चा तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से लगातार गुजरता रहा है, जबकि इसी संघर्ष के कारण पास के फारस की खाड़ी के देशों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। केपलर के डेटा के अनुसार 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान 12 मिलियन बैरल तेल निर्यात करने में सफल रहा है। समुद्री खुफिया जानकारी देने वाली कंपनी टैंकर ट्रैकर्स का अनुमान तो इससे भी ज़्यादा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि युद्ध के पहले 2 हफ्ते में ईरान ने 13.7 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया है। अमेरिका नहीं कर रहा है ईरानी टैंकरों को रोकने की कोशिश। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान हर दिन लगभग 1 मिलियन बैरल तेल भेजने में कामयाब हो रहा है। केपलर के डेटा के अनुसार पिछले साल ईरान का औसत निर्यात 1.69 मिलियन बीपीडी था। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरानी टैंकरों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की है, क्योंकि उसने ईरान की नौसेना के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। अमेरिका ने तेल से जुड़े बुनियादी ढांचे जैसे रिफाइनरी, पाइपलाइन और भंडारण टैंक को निशाना बनाने से भी बड़े पैमाने पर परहेज किया है। हालांकि इसराइल के हमलों से राजधानी तेहरान के आसपास स्थित तेल भंडारण टैंकों और रिफाइनरियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये बात करें हम इसराइल की। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बर्निया ने युद्ध शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताया था कि ईरान में तख्तापलट संभव है। मोसाद चीफ ने यह जानकारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनकी सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान दी थी। इसराइल के चैनल 12 ने इसकी जानकारी दी है। मोसाद चीफ का आकलन था कि युद्ध से ईरानी शासन को उखाड़ फेंकना संभव होगा, लेकिन अब 22 दिनों के युद्ध के बाद भी ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोसाद चीफ का आकलन गलत था। इजरायली टीवी चैनल ने कई गुमनाम सूत्रों को हवाला देते हुए खुलासा किया कि मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया ने राजनीतिक नेतृत्व से कहा कि यदि इस ऑपरेशन के सैन्य लक्ष्य हासिल हो जाते हैं, यानी नेतृत्व को खत्म करना, साथ ही शासन की संस्थाओं अपने ही नागरिकों को दबाने की उसकी क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाना, तो मोसाद और सीआईए यह सुनिश्चित करना जान जाएगी कि ईरानी लोग फिर से सड़कों पर उतरे और शासन का कोई विकल्प खोज सके। मोसाद चीफ ने क्या पीएम नेतन्याहू को गलत जानकारी दी? रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि मोसाद प्रमुख ने कुछ चेतावनी और शर्तें भी रखी थी। उन्होंने यह भी बताया था कि स्थिति अभी भी बदल रही है, वांछित परिणाम हासिल करने में काफ़ी समय लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद चीफ के आकलन रिपोर्ट के बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अभियान शुरू किया होने के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा किया था। ट्रंप ने बार बार ईरानी लोगों से सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील की थी, लेकिन ईरान के लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरे थे और ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। पिछले 3 हफ्तों की लड़ाई के बाद अब ना तो नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं और ना ही डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लगता है कि दोनों नेताओं ने गोल पोस्ट बदल लिया है। अब अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु हथियार और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नाकाम। गुरुवार को अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा कि यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी का आकलन है कि ईरान में सत्ता बनी हुई है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गई है। उन्होंने यह भी आकलन किया कि अगर यह सत्ता बनी रहती है तो शायद अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से बनाने की कोशिश करेगी। गुरुवार को ही युद्ध शुरू होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने युद्ध के 3 लक्ष्य बताए थे। पहला, ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को खत्म करना। और तीसरा, ईरानी लोगों के लिए ऐसे हालात बनाना ताकि वे अपनी आज़ादी पा सकें, अपनी किस्मत खुद तय कर सकें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाद में एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि बहुत से संकेत मिल रहे हैं कि मौजूदा शासन कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने ये दावा करने से मना कर दिया कि यह पूरी तरह से ढह जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि हम ऐसे हालात बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे यह शासन ढह जाए, लेकिन हो सकता है कि यह बचा रहे या हो सकता है कि न बचे। अगर यह बचा भी रहता है तो यह पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा।
आइए बात करें अमेरिका की। यूएसएस त्रिपोली के बाद अमेरिका ने एक और जंगी जहाज यूएसएस बॉक्सर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। यूएसएस त्रिपोली में करीब 2200 अमेरिका के मरीन कमांडो हैं, जिनका मकसद खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना हो सकता है। जबकि यूएसएस बॉक्सर भी एक जंगी जहाज है और इसका मकसद भी ईरान के अंदर सैनिकों को उतारना हो सकता है। हालांकि क्या ये जंगी जहाज ईरान के नज़दीकी समंदर में जाने की हिम्मत कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा करने पर ईरानी मिसाइलों के डायरेक्ट निशाने पर होंगे। इससे सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका के ये मरीन कमांडो ईरान की ज़मीन पर या ईरान के खर्ग द्वीप पर कैसे उतरेंगे। क्या कोई देश है जो अमेरिकी सैनिकों को ईरान में उतारने में मदद करेगा? द वॉर जोन ने बताया कि पेंटागन वॉस्प क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस बॉक्सर और अपने बाकी जंगी जहाज़ों के समूह एआरजी को भेज रहा है, जिसमें 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट एमईयू के सैनिक और साजो सामान लदे हैं। ईरान में आखिरी हमले की तैयारी में अमेरिका अमेरिका ने इन दोनों जंगी जहाज़ों को उस वक्त रवाना किया जब ऐसी खबरें आ रही कि ट्रंप प्रशासन फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के बेहद रणनीतिक महत्व वाले खर्ग द्वीप पर कब्जा करने या उसकी घेराबंदी करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप में 2 और एम्फीबियस युद्धपोत भी शामिल हैं। सैन एंटोनियो क्लास का यूएसएस पोर्टलैंड और विरडे आइलैंड क्लास का यूएसएस कॉमस्टॉक। 11वें एमईयू में कुल मिलाकर लगभग 2500 सैनिक हैं और इसमें हवाई और ज़मीनी दोनों तरफ के दस्ते शामिल हैं। यानी अगर ये दोनों जंगी जहाज़ों को भेजने की रिपोर्ट सही है तो अमेरिका अपने 4700 सैनिकों को ईरान की तरफ रवाना कर चुका है। 2 दिन पहले अमेरिकी क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस त्रिपोली और उसके एआरजी ने, जिसमें 31वें एमईयू के सैनिक शामिल थे, वो ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में मदद करने के लिए प्रशांत महासागर से मध्य पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। एक्सियोस ने आज अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खर्ग द्वीप के चारों ओर नाकेबंदी करने की तैयारी कर रहा है, जहां से ईरान अपने तेल का ज़्यादातर हिस्सा निर्यात करता है। ऐसा करने का मुख्य मकसद ईरान की सरकार पर दबाव बढ़ाना होगा ताकि उसे होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मजबूर किया जा सके। अमेरिकी सेना ने पिछले हफ्ते खर्ग द्वीप पर हमला किया था, लेकिन ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया गया था। खर्ग द्वीप पर कैसे पहुंचेंगे अमेरिकी सैनिक? इस बीच सार्वजनिक रूप से उपलब्ध फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि यूएस नेवी उत्तरी फारसी खाड़ी में अपनी गश्त के हिस्से के तौर पर खर्ग द्वीप की निगरानी के लिए MQ-4C ट्राइटॉन इंटेलिजेंस सर्विलांस और टोई ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन खर्ग द्वीप पर सैनिक कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा कदम हो सकता है। खर्ग द्वीप ईरान की मध्य भूमि से सिर्फ 20 मील की दूरी पर है, जिससे वहाँ मौजूद अमेरिकी सेना पर ईरानी हमलों की संभावना सबसे ज़्यादा है। गुरिल्ला युद्ध का खतरा अलग से है। IRGC के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं और अमेरिकी सैनिकों के लिए बिल्कुल वियतनाम जैसे हालात होंगे, जहाँ चंद सैनिकों ने अमेरिकी सेना में तबाही मचा दी थी। अमेरिका को वियतनाम में से शर्मनाक हार और हजारों सैनिकों के मारे जाने के बाद मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। ईरान की घेराबंदी कर पाएगा अमेरिका? हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होते हुए खाड़ी तक हमलावर जहाज़ों को पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इन जहाज़ों को रास्ते में और खासकर खाड़ी के अंदर पहुंचने के बाद ईरान भीषण हमलों में निशाना बना सकता है। ईरान की मिसाइल ताकत को अब अमेरिका कमतर आंकने की भूल नहीं करेगा। कम समय के लिए इस द्वीप की नौसैनिक घेराबंदी करना शायद ज़्यादा आसान हो, लेकिन इससे अमेरिकी सैनिकों की जान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। और क्या ट्रंप इसके लिए तैयार है? ईरान का इन जहाज़ों पर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन और बिना चालक वाले समुद्री जहाज यूएसवी से हमला कर सकता है। यूएसवी का इस्तेमाल वो एक अमेरिकी वाणिज्यिक जहाज को इराक में हमला करने के दौरान कर चुका है, जिसे रोकने में यूएसएस नेवी नाकाम रही थी। आइए बात करें ईरान की। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साबित कर दिया है कि उसकी मारक क्षमता खत्म नहीं हुई है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले अपनी पोस्ट में दावा किया है। इसके उल्ट उस हमले ने ईरान की क्षमता के बारे में फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले इस मिसाइल हमले के बारे में जानकारी दी और कहा कि एक मिसाइल रास्ते में ही नष्ट हो गई, जबकि दूसरी को संभवतः रोक लिया गया है। लेकिन इस प्रयास ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस हमले की सबसे खास बात इसकी रेंज है। डिएगो गार्सिया से ईरान की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। तेहरान सार्वजनिक रूप से दावा करता है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक से सीमित है। अगर ईरान ने वास्तव में घुसी सीमा से दुगनी दूरी पर हमला करने का प्रयास किया है, तो इसका मतलब है कि उसके शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनके बारे में दुनिया की कोई जानकारी नहीं है। इससे यह पता चलता है कि ईरान शायद IRBF के करीब की प्रणालियों का परीक्षण कर रहा था, जो संभावित रूप से हिंद महासागर और दक्षिणी यूरोप तक मार कर सकती है। अपनी वास्तविक क्षमता के बारे में दुश्मन को अनजान रखकर ईरान को लाभ हासिल होता है। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया अमेरिका के इंडो पैसिफिक महत्वाकांक्षा के लिए बेहद अहम है। यह लॉजिस्टिक के साथ ही हमले के लिए भी महत्वपूर्ण मंच का काम करता है। यह अमेरिका के भारी बमवर्षक विमानों और निगरानी विमानों का ठिकाना है। ईरान के सरकारी मेयर ने कहा है कि इस अड्डे को निशाना बनाना बेहद अहम है,
जो ये दिखाता है कि ईरान की मिसाइलों की मारक क्षमता उससे कहीं ज़्यादा है जितना दुश्मन ने पहले सोचा था। पश्चिमी देशों की बड़ी मुश्किल। डिएगो गार्सिया पर हमला करने की कोशिश से संघर्ष का केंद्र मध्य पूर्व से आगे बढ़कर हिंद महासागर तक पहुंच गया है। ईरान ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि कोई भी अमेरिकी ठिकाना अब उसकी पहुंच से दूर नहीं है। इससे अमेरिका और ब्रिटेन के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब अमेरिका को अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दक्षिण की ओर मोड़ना पड़ सकता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views, and analysis by Prakash.